हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ओसामू तेजुका के डोरोरो इस मांगा के बारे में। डोरोरो एक फ्यूडल जापान में स्थित स्टोरी है जिसमें हमारे टिटुलियर कैरेक्टर डोरोरो और हैक्कीमारू एक यंग सामुराई वॉरियर, इन दोनों की एडवेंचरस जर्नी की स्टोरी बताई गई है एक एपिसोडिक नैरेटिव वे में। लॉर्ड डाइगो जो कि एक सामुराई लॉर्ड है, वो एक डीमन टेम्पल में जाता है और खुद की फेम, फॉर्चून और प्रॉस्पेरिटी के लिए 48 डीमन से एक डील करता है कि अगर तुम मुझे फेम, फॉर्चून और प्रॉस्पेरिटी दोगे तो अपने होने वाले बच्चे की यानी मेरे पत्नी के गर्भ की बलि में तुम लोगों को चढ़ा दूंगा। डीमन जो 48 डीमंस है वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस डाइगो के माथे पे अपना डीमन ब्रांड लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। और दूसरे दिन जो डाइगो है उसकी पत्नी का गर्भ जो है उसकी डिलीवरी होती है। और ये जो गर्भ, जो नवजात शिशु जो है वो सिर्फ एक मांस का गोला बन के बाहर आता है। और इस मांस के गोले को देखकर डाइगो कहता है कि इसे फेंक दो, इसकी तो मैंने बलि चढ़ा दी है, इसको डिस्पोज कर दो। पर डाइगो की पत्नी जो है वो कहती है कि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे नहीं कर पाऊँगी। तो फनीली वो उस बच्चे को नदी में छोड़ देती है एक बास्केट में डाल के, क्योंकि वो उसको मार नहीं सकती। ठीक है, तो इस मांस के गोले को ना आंखें है, ना कोई लिम्ब है, ना ऑर्गन है, ना कुछ। जहाँ पे उसकी आंखें होनी चाहिए वहाँ पे 2 बड़े होल्स है। उसकी स्किन भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मांस का गोला है। नदी में छोड़ने के बाद एक डॉक्टर को, एक फिजिशियन को, डॉक्टर, फिजिशियन और प्रोस्थेटिक्स एक्सपर्ट को ये मांस का गोला दिखता है और वो उसे लगता है कि एक डेड बॉडी है, पर बाद में उसे पता चलता है कि नहीं, उसमें थोड़ी जान है। तो इस मांस के गोले को वो अपने घर लेके आता है। ये मांस का गोला जो है उसको वो हैक्कीमारू नाम देता है। ये हैक्कीमारू टेलीपैथिकली डॉक्टर से कम्युनिकेट करता है और उसको खाना वगैरह देने की ऑर्डर देता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, ये वो। तो दोनों का एक बॉन्ड बन जाता है और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ सम ईयर, फ्यू ईयर्स, डॉक्टर जो है वो अपनी प्रोस्थेटिक्स एक्सपर्टीज़ की बदौलत इस मांस के गोले को प्रोस्थेटिक लिम्स, आँखें, मुंह, बाल, हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी, ये सब लगा के उसे ब्यूटीफाई कर देता है, एक ह्यूमन बना देता है। ठीक है, तो कुछ साल बाद क्या होता है कि धीरे धीरे बहुत सारे योकाई, डीमंस और घोस्ट जो है वो इस डॉक्टर के और हैक्कीमारू के घर के इर्द गिर्द आने लगते हैं। एक्सीडेंटली एक दिन हैक्कीमारू जो है वो एक डीमन को किल कर देता है और वो डीमन को किल करने के बाद, पर्च करने के बाद हैक्कीमारू का एक लिम्ब वापस आ जाता है। तो उस टाइम उन दोनों को पता चल जाता है, हैक्कीमारू और डॉक्टर को, कि जो 48 डीमंस है उन्होंने हैक्कीमारू का एक एक ऑर्गन, एक एक लिम्ब खाया है। और 48 डीमंस को मारने के बाद, उनको दुनिया से पर्च करने के बाद हैक्कीमारू को उसकी पूरी बॉडी मिलेगी, यानी कि एक एक लिम्ब, एक एक पर हेड। तो डॉक्टर को विदा करके हैक्कीमारू जो है वो अपनी जर्नी पे निकल पड़ता है 47 डीमंस को मारने के लिए। और हैक्कीमारू की बॉडी को डॉक्टर एक फुल ऑन मतलब वॉर मशीन बना देता है। उसके हाथ जो है, दोनों हाथ को अंदर प्रोस्थेटिक्स के अंदर तलवार लगा देता है, उसके पैरों के अंदर वो गोला बारूद भर देता है। इस तरह से उसको वेपनाइज कर देता है हैक्कीमारू को, और हैक्कीमारू अपनी जर्नी पे चल पड़ता है। अपनी जर्नी में एक दिन वो एक डीमन को मारता है। तभी हमारा टिटुलियर कैरेक्टर डोरोरो जो कि एक 5-6 साल का लड़का है, वो देखता है कि किस तरह से हैक्कीमारू डीमन को मारता है। और वो हैक्कीमारू के पास जाके कहता है कि तुम तो बहुत बढ़िया तलवार चलाते हो, मुझे तुम्हारी तलवार चाहिए। हैक्कीमारू कहता है कि मैं तुम्हें अपनी तलवार नहीं दे सकता, मुझे 47 जितने भी डीमंस हैं उनको किल करना है ताकि मेरे बॉडी ऑर्गन वापस आ सके। तो हैक्कीमारू को डोरोरो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी तलवार चुरा लूँगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। तो फिर डोरोरो उसको टैग अलॉन्ग करता है। डोरोरो बेसिकली एक थीफ है जिसके माँ बाप नहीं है। और फिर ये दोनों किस तरह से अपनी जर्नी में डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, किस तरह से इन दोनों का बॉन्ड ग्रो होता है और किस तरह से हैक्कीमारू को एक एक लिम्ब आते हैं और डोरोरो की एक्चुअल स्टोरी क्या है, वो हमें इस पूरी मांगा में ओवर द स्प्रेड ऑफ 840 समथिंग पेजेस ओसामू तेजुका ने बताई है। ठीक है,
तो ये जो स्टोरी है वो ओसामू तेजुका के लेटर वर्क्स में से है, तो काफ़ी मैच्योर स्टोरी है। इसमें बहुत सारा वायलेंस है और बहुत सी मैच्योर थीम्स है। बेसिकली इसमें फ्यूडल टाइम मतलब कि 1600 और समथिंग जो है उस टाइम का सामुराई कल्चर जो है और एक वॉर टॉर्न जापान जो है उसमें किस तरह से चिल्ड्रन की जो इनोसेंस है और वॉर क्राइम, वॉर एट्रोसिटीज़ जो है उसका इम्पैक्ट क्या होता है लोकल लोगों पे, पीजेंट्स पे, वो इसमें प्राइमरीली फोकस रखा है ओसामू तेजुका ने, कभी कभी सटली, कभी कभी टू योर फेस वे में। ठीक है, तो वो जो पार्ट है वॉर के ऊपर की कमेंट्री और उसका इम्पैक्ट के ऊपर कमेंट्री, वो इसकी हाईलाइट लगा मुझे। और बाद में जो डोरोरो की स्टोरी है, तो डोरोरो की स्टोरी भी काफ़ी मैच्योर है, पर इसमें ऐसा है कि स्टोरी जितनी मैच्योर है उतनी कॉमिक साइड भी है इसको, क्योंकि जो कॉमिक रिलीफ, जो एक आइकॉनिक आइडेंटिटी है ओसामू तेजुका की, वो इसमें भर भर के है। तो डोरोरो एक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर है, वो टाइम टू टाइम फोर्थ वॉल ब्रेक करता है, उल्टी सीधी चीज़ें करता रहता है और 1960s के जापानीज़ पॉप कल्चर के रेफरेंसेस हमें वो टाइम टू टाइम बताता रहता है। ठीक है, और वो अवेयर है कि वो एक मांगा में है, तो वो पैनल से भी जंप करता है, पैनल टू पैनल वो जंप भी करता रहता है, तो उसकी अवेयरनेस है कि वो मांगा का कैरेक्टर है। तो कुछ कुछ इंस्टेंसेस पे मुझे वो अच्छा लगा, मतलब कि कॉमिक रिलीफ तो होनी चाहिए मांगा में, पर जितनी ये स्टोरी मैच्योर है, मतलब कि कुछ सीरियस एक्ट हो रहा है और उस सीरियस एक्ट के बाद डायरेक्टली कॉमिक रिलीफ आ रही है, तो जो भी सीरियसनेस रहता है उस एक्ट का, उस सिचुएशन का, वो मतलब कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो निकल जाती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो निकल जाता है। तो ये बुक टाइम टू टाइम खुद को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही है कुछ के सीरियसनेस को। मैंने 2019 का एनिमे जो है वो देख के इस बुक को ऑर्डर किया था, क्योंकि वो एनिमे मेरे टॉप एनिमे में से एक है, पर ये दोनों की भी स्टोरी काफ़ी अलग है, क्योंकि दोनों का टोन काफ़ी अलग है, स्टोरी वाइज भी और टोन वाइज भी दोनों स्टोरीज डिफरेंट है। तो एनिमे जो है वो काफ़ी क्लियर है कि उसको स्टोरी कहाँ लेके जानी है, और मांगा जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। क्या होता है कि दोनों भी स्टोरीज काफ़ी एपिसोडिक है, एनिमे की भी और मांगा की भी, बट एक ओवरऑल स्टोरी पे जो कंट्रोल है वो एनिमे पे ज़्यादा तगड़ा है और मांगा में वो नहीं कि चलो आज मैंने ये लिख दिया, ओसामू तेजुका ने आज ये लिख दिया, ठीक है मैं नेक्स्ट स्टोरी में ये करूँगा, ऐसा उनका चल रहा था। मुझे पढ़ने के बाद ऐसा फील आया। एनिमे जो है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है, उसमें जो बुद्धिस्ट एलिमेंट है वो भी सरप्राइजिंगली वेल डन है। इसमें जो आइकॉनिक बुद्धिस्ट एलिमेंट जो है ओसामू तेजुका का वो इसमें नहीं है, तो इसमें मुझे काफ़ी शैलो लगा ये बुक। उस मतलब कि ह्यूमनिस्ट जो एलिमेंट होना चाहिए वो मुझे काफ़ी कम लगा ओसामू तेजुका की दूसरी स्टोरीज़ में से, पर फिर भी बाकी की स्टोरीज से तो बेटर ही है तेजुका के। तो ये बुक काफ़ी एब्रप्टली एंड होती है, क्योंकि एंड के कुछ 40 पेजेस में ओसामू तेजुका डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये अब बस हो गया, मुझे अभी इस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करना, तो बहुत एब्रप्टली इस बुक की स्टोरी ख़त्म हो जाती है और बहुत डिसअपॉइंटिंग और अनसेटिस्फाइंग स्टोरी है। मुझे इतनी अच्छी एंडिंग जो है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो डोरोरो एनिमे जो है उसमें दोनों भी कैरेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर इस मांगा में इसको नाम डोरोरो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये डोरोरो की कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, और हैकिमारू की भी है, बट डोरोरो का जो सर्कल है, जो लूप है स्टोरी का, वो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हैकिमारू का सर्कल इसमें कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ये स्पॉइलर भी हो सकता है, बट हैकिमारू की स्टोरी इसमें कंप्लीट नहीं होती, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो आप ये एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये डोरोरो की स्टोरी है, तो आप डिसअपॉइंट नहीं हो पाओगे, ठीक है। फिर जो आर्ट जो है, तो तेजुका का जो आर्ट रहता है वो विल आइजनर, वॉल्ट डिज्नी, इन लोगों की तरह कार्टूनिश ही रहता है, क्योंकि उससे इंस्पायर्ड रहता है जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो। पर जो लैंडस्केप्स है वो काफ़ी डिटेल में वो तेजुका ड्रॉ करते हैं, तो इसमें भी काफ़ी डिटेल में बहुत से लैंडस्केप्स को ड्रॉ किया है, और वॉर का जो कॉम्प्लेक्स सीन जो है वो भी काफ़ी अच्छे से ड्रॉ किए हैं। फिर जो योकाई और डीमंस के जो डिज़ाइंस है, तो जापानीज फोक टेल्स में से इन सब योकाइज को, डीमंस को लिया गया है, और सरप्राइजिंगली मुझे वो मतलब कि बहुत अच्छा लगा।
मुझे फोक टेल्स पढ़ना काफ़ी पसंद है, तो जो फोक लोर जो यूज़ की गई है वो काफ़ी अच्छी है डीमंस की। और हर एक डीमन, हर एक योकाई बहुत यूनिक है, मतलब उनमें सिमिलैरिटीज़ है, पर हर एक डीमन यूनिक है, हर एक योकाई यूनिक है, हर एक स्पिरिट यूनिक है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग सभी इसके बारे में बोल दिया है। आपको मैं डेफिनेटली इस बुक को रेकमेंड करूँगा। एनीमे मेरे लिए 11 आउट ऑफ 10 है और ये मांगा मेरे लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। ठीक है, 6.5, हाँ, क्योंकि बहुत सी जगह पे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे और अच्छे से किया जा सकता था। पर अगर आप एक अच्छी चीज़ ऑलरेडी देख लोगे, कुछ अच्छा सामान ऑलरेडी आप खा लोगे, तो आप सब पर चीज़ नहीं खा सकते। मैं ऐसे नहीं कहता कि ये सब पर बुक है, पर मैंने ऑलरेडी इसमें बेस्ट क्या किया जा सकता है वो देख लिया है, तो मुझे इतना मैं इम्प्रेस नहीं हुआ मांगा पढ़ के। ठीक है, पर ओसामू तेजुका के मैच्योर वर्क्स में से ये एक है। और उस टाइम के कुछ जो तेजुका का जो हेट्रेड है वॉर को लेकर, सामुराई कल्चर को लेकर, फ्यूडलिज्म को लेकर, या फिर फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये जो सेपरेशन है, इन सब चीज़ों को लेकर वो हेट्रेड आपको इस बुक में देखने को मिलेगा तेजुका का, और वो मुझे इसकी हाईलाइट लगता है। ठीक है, वो वॉर कमेंट्री के साथ ही। तो डेफिनेटली आप इसे पढ़िए। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।